हेलो दोस्तों, करियर सुधार के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम लोग के बीच बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर निकल के सामने आ रही है और सिपाही भर्ती का जो है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है दोस्तों। इसमें कुल सीटों की संख्या करीब अप्रोक्सीमेट 20,000 सीटें दी गई हैं दोस्तों। बिहार के सरकार की तरफ से आप लोगों का ये गिफ्ट पैक है और आज इस वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे, हर चीज़ को समझेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब से कब तक आप लोगों का प्रमाण पत्र उपलब्ध होना चाहिए, उम्र में क्या छूट दी गई है, कब से कब तक का उम्र का गणना किया जाएगा दोस्तों, और आवेदन पत्र भरने की तिथि और अंतिम तिथि कब तक है दोस्तों, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आप लोगों की परीक्षाएं कितने चरण में आयोजित की जाएगी, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आज हम लोग पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों का ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया जो है 18 मार्च से प्रारंभ हो जाएगी। और दोस्तों ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम जो तिथि निर्गत की गई है जो है 18 अप्रैल 2025 तक दी गई है दोस्तों। आप लोगों को एक 1 मंथ दिया गया है फॉर्म को फिलअप करने के लिए दोस्तों। और अब मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों कि आपकी जो है पॉइंट नंबर 2 में है जो आपकी रिक्तियों की संख्या जो है 19,838 है टोटल। तो आइए कोटिवार रिक्तियों की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो जिसमें कि आपका है कि यूआर कैटेगरी में कितनी सीट दी गई हैं, तो यूआर कैटेगरी में दोस्तों आप लोगों को 7,935 सीटें दी गई हैं। उसके बाद दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 1983 सीटें निर्धारित की गई है दोस्तों। उसी तरह एससी कैटेगरी में जो है 3174 सीटें हैं। एसटी कैटेगरी में जो है 199 सीटें हैं। ईबीसी कैटेगरी में 3571 सीटें दी गई हैं। और पिछड़ा वर्ग यानी बीसी कैटेगरी में जो है सीटों की संख्या 2381 सीटें हैं। और दोस्तों पिछड़ा वर्ग जो है BCW का जो है जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं आती हैं उसमें उन लोगों को 595 सीटों की संख्या दी गई है। तो इनका टोटल योग होता है दोस्तों 19,838 सीटें होती हैं टोटल। चौथा पॉइंट है दोस्तों सिपाही के पद पर आवेदन हेतु पात्रता। तो दोस्तों आप लोगों को आवेदन करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगा गया है, क्या क्या आप लोगों का पात्रता होनी चाहिए। तो इसमें पॉइंट नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है शारीरिक मापदंड। तो जो है आप लोगों को अभ्यर्थियों को निम्न अनुसार न्यूनतम ऊंचाई जो होना चाहिए, सीने का जो माप होना चाहिए, वजन क्या क्या होना चाहिए, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो गैर आरक्षित यूआर कैटेगरी पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो है न्यूनतम ऊंचाई, न्यूनतम हाइट जो होना चाहिए 165 सेंटीमीटर निर्धारित किया गया है। और 81 सेंटीमीटर उन लोगों का चेस्ट साइज होना चाहिए। और जब छाती को फुलाने पर उन लोगों का 86 सेंटीमीटर तक छाती फूलनी चाहिए। और जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो है 160 सेंटीमीटर न्यूनतम हाइट निर्धारित की गई है। और चेस्ट साइज जो है 81 सेंटीमीटर है। उसी तरह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर का जो है हाइट निर्धारित किया गया है। और सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए 155 सेंटीमीटर जो है न्यूनतम हाइट को निर्धारित किया गया है। और उसके बाद है फुलाने के बाद सीने की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। और सभी वर्ग की महिलाएं जो अभ्यर्थियां हैं, जो महिला अभ्यर्थी हैं, उनके लिए जो न्यूनतम वजन उनका होना चाहिए 48 किलोग्राम होना चाहिए। तो जो भी निम्न कोटि की जो भी या कोई भी वर्ग की महिलाएं हैं तो उनका न्यूनतम जो है उनका जो वजन होना चाहिए 48 किलोग्राम होना चाहिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है दोस्तों शैक्षणिक अर्हता। एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्या क्या होना चाहिए इसमें मांगा गया है। सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता जो होना चाहिए इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए, अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र, अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी साहित्य अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र, अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी। तो दोस्तों आप लोगों का जो शैक्षणिक अर्हता, जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता मांगा गया जो है इंटरमीडिएट जो है 10+2 आप लोगों से मांगा गया है। और पॉइंट नंबर 4 है जो दोस्तों जो है आपका है उम्र सीमा। उम्र सीमा कितना निर्धारित किया गया है दोस्तों, कैसे निर्धारित करना है, कैसे गणना करना है। तो दोस्तों अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। कट ऑफ तिथि के अनुसार अभ्यर्थियों की उम्र सीमा आरक्षण कोटिवार निम्न रहेगी। तो दोस्तों आप लोगों का जो है उम्र सीमा कितने आप लोगों का उम्र हुआ है वो आप लोगों का गणना किया जाएगा मैट्रिक के आधार पर, क्लास 10th के मार्कशीट के या सर्टिफिकेट के आधार पर आप लोग उम्र सीमा की गणना की जाएगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं पॉइंट नंबर 1 क्या है।
इसमें है कि गैर आरक्षित कोटि यूआर कैटेगरी के लिए न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष निर्धारित किया गया है और अधिकतम जो है 25 वर्ष निर्धारित किया गया है। और पॉइंट नंबर 2 है पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए जो है अधिकतम उम्र जो निर्धारित किया गया है 2 वर्ष का इन लोगों को छूट दिया गया है, 2 वर्ष का स्थलीकरण दिया गया है। यानी न्यूनतम उम्र इन लोगों के लिए 18 वर्ष है, किसके लिए? पिछड़ा वर्ग के कोटि के और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कोटि के पुरुषों के लिए। तो 18 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम जो है 27 वर्ष उम्र इन लोगों के लिए निर्धारित किया गया है। उसके बाद जो है पॉइंट नंबर 3 है पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कोटि की महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र में 3 वर्षों का जो है छूट दिया जाएगा, स्थलीकरण दिया जाएगा। यानी न्यूनतम उम्र इन लोगों का 18 वर्ष निर्धारित किया गया है और अधिकतम उम्र जो है 28 वर्ष निर्धारित किया गया है, 3 वर्षों का जो इन लोगों को स्थलीकरण दिया गया है। और पॉइंट नंबर 4 है दोस्तों कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए और इन लोगों के साथ साथ ट्रांसजेंडर के लिए अधिकतम उम्र सीमा में जो है 5 वर्षों का स्थलीकरण दिया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं या महिलाएं हैं अनुसूचित जाति में आती हैं, अनुसूचित जनजाति में आती हैं और जो भी पुरुष इसके अंतर्गत आते हैं और जो भी ट्रांसजेंडर इसके अंतर्गत आते हैं उन लोगों को 5 वर्षों का स्थलीकरण यानी न्यूनतम 5 वर्षों का छूट दिया जाएगा। उसके बाद जो है दोस्तों 5वां पॉइंट क्या है कि विहित अधिकतम उम्र सीमा में सभी आरक्षण कोटि गृह रक्षकों को 5 वर्षों की छूट दी जाएगी, गृह रक्षकों को 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। और दोस्तों अगला पॉइंट जो है आरक्षण, 5वां पॉइंट जो है आरक्षण। तो आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर के निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। उसके बाद दोस्तों आगे आइए देखते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट, आरक्षण संबंधी पॉइंट जो है। तो इसमें है पॉइंट नंबर जो 7 है इम्पॉर्टेंट है, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 2342 दिनांक जो है 15 फरवरी 2016 के आलोक में 35% पद जो है प्रत्येक आरक्षण कोटि में महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। मतलब कि जितने भी सीट पे वैकेंसी निकाला गया है उनमें से 35% जो सीटें होंगी वो महिलाओं के लिए आरक्षित कोटि में पहले से रिजर्व होंगी। तो 35% जो है आरक्षण महिलाओं को यहाँ पे दिया जा रहा है। और उसके बाद दोस्तों जो है पॉइंट नंबर जो 8 है उसमें यह है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 25-26 दिनांक जो है 18 फरवरी 2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है कि पोता पोती नाती नतनी को 2% क्षैतिज आरक्षण दिया होगा। तो दोस्तों जो भी केंद्र सरकार में स्वतंत्रता सेनानी होंगे उनके नाती पोता को 2% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। उसी तरह दोस्तों आगे जो है कि जो है EWS जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो भी हैं उन लोगों का भी जो है बिहार की अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 26 फरवरी 2019 एवं पत्रांक 12,123 दिनांक 23/6/2023 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण कोटि के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची 1 में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए। और तो 5वां पॉइंट जो है चयन के लिए परीक्षा संरचना, जो आप लोगों का सिलेक्शन होगा उसमें एग्जामिनेशन का क्या है रोल, कैसे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, कैसे परीक्षा आयोजित की जाएगी उसके बारे में डिस्कस किया गया है, यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो जो आप लोगों का पॉइंट है उसको देखते हैं। प्रथम चरण जो आप लोगों का है, प्रथम चरण में आपका लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसमें कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। आवेदन पत्र के संग्रह के उपरांत जो भी आवेदन आपका हो जाएगा, जब भी फॉर्म फिलअप का कार्यक्रम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी, उस पर कार्य किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। दोस्तों अगर आवेदन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा मात्रा में आवेदन किया जाएगा छात्रों द्वारा, तो आप लोगों की जो परीक्षा होगी वो कई पालियों में निर्धारित की जाएगी, एक से अधिक पालियों में परीक्षा ली जाएंगे। उसके बाद आगे तक पढ़ते हैं। तो बहुसत्रीय बहुप्रश्न पत्री परीक्षाओं के लिए मेधा निर्धारण हेतु सामान्यीकृत नॉर्मलाइज्ड अंकों की गणना
इक्विट परसेंटाइल पद्धति, इक्वी परसेंटाइल मेथड से की जाएगी। तो दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोगों का एक से अधिक पाली में अगर परीक्षा कंडक्ट करवाई जाती है तो अमूमन साधारण बात है कि यहाँ पे आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अपनाया जाएगा, और ये जो प्रोसेस होगा इसका क्या नाम है, इक्वी परसेंटाइल मेथड से किया जाएगा नॉर्मलाइजेशन आप लोगों को। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा। दोस्तों आप लोग जो रिटेन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा इसका जो है टफनेस लेवल, हार्डनेस लेवल जो रहेगा परीक्षा का वो आप लोगों के 10वीं कक्षा मैट्रिक के लेवल का होगा। और दोस्तों आप लोगों को परीक्षा में कौन कौन सा, लिखित परीक्षा में कौन कौन सा विषय को पढ़ना है, तो उसमें से आप लोगों का हिंदी है, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान है, और सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले, मतलब आप लोगों करंट अफेयर, इन सब सब्जेक्ट से आप लोगों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और विस्तृत पाठ्यक्रम जो आप लोगों को जानना है कि क्या सिलेबस है हम लोगों का बिहार पुलिस के एग्जामिनेशन का, तो आप इस वेबसाइट पर जाकर दोस्तों अपना चेक कर सकते हैं विस्तृत पाठ्यक्रम जो है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर जो 3 है उसमें ये बताया गया है कि जो लिखित परीक्षा आप लोगों की होगी ये 100 अंकों की होगी। लिखित परीक्षा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछा जाएगा वो 100 अंकों का होगा, और इसके लिए कितना समय हम लोग को दिया जाएगा, 2 घंटा का समय दिया जाएगा। एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें से कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। सही उत्तर के लिए आप लोगों को दोस्तों 1 अंक दिया जाएगा। 2 घंटे का पेपर आप लोगों का होगा और 100 अंकों का ये पेपर होगा, और 100 प्रश्न होंगे, मतलब कि एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। परीक्षा OMR सीट आधारित होगी। आप लोग परीक्षा OMR द्वारा सीट आधारित परीक्षा ली जाएगी। OMR सीट उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसमें से एक प्रति अदृश्य कार्बन के प्रति के रूप में पार्षद के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित होंगे। तो दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो भी अभ्यर्थी है वो रिटेन पेपर में, पहले जो रिटेन पेपर होगा आयोजित, उसमें अगर 30% से कम अंक प्राप्त करता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता के लिए नहीं बुलाया जाएगा, उन लोगों को असफल घोषित किया जाएगा। फिर 5वां पॉइंट है दोस्तों, ये देखते हैं, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञप्ति रिक्तियों का आरक्षण कोटिवार प्रत्येक कोटि के लिए 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों का जो भी रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा तो उसका रिजल्ट जारी किया जाएगा, और जब आप लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा तो आप लोगों का जितनी सीटें हैं उस सीटों का 5 गुना अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में कि ये 6वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अहर्क क्वालिफाइंग होगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ बतलाया गया है कि जो आप लोगों का रिटेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर लिया जाएगा, मतलब पहला पेपर आपसे लिया जाएगा, वो आपका अंतिम मेधा सूची वो नहीं निर्धारित करेगा, उसके आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इस पहला पेपर का जो करवाने का मतलब है इन लोगों का कि आप लोग वो शारीरिक दक्षता के लिए अहर्क होते हैं, मतलब क्वालिफाइंग होते हैं पहला पेपर पास करने के बाद। तो आइए पॉइंट ख में पर क्या लिखा है आइए देखते हैं दोस्तों। तो द्वितीय चरण जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा, इसमें आप लोगों का शारीरिक फिजिकल करवाया जाएगा सेकेंड पेपर में। तो इसके बारे में वीडियो में आगे डिटेल में देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर बताया गया है पॉइंट नंबर 6 में कि जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की निर्धारित की गई है। आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर जो पहला पेपर था वो भी 100 अंक का निर्धारित किया गया था, 100 क्वेश्चन थे और 2 घंटे का समय निर्धारित था। और आप लोगों का जो फिजिकल होगा वो भी 100 अंकों का पेपर होगा, जिसमें कि आप लोगों का ऊंचाई एवं सीना वजन की माप की जाएगी। इसके लिए कोई अंक दे नहीं होगा। तो दोस्तों आप लोगों को जो सीने का माप किया जाएगा, ऊंचाई आपका नापा जाएगा और वज़न किया जाएगा, और इन सब चीज़ों के लिए आप लोगों को कोई अलग से अंक नहीं दिया होगा। किन किन चीज़ों के लिए आप लोगों का अलग से दिया होगा अंक, और 100 अंकों में क्या क्या परीक्षा ली जाएगी फिजिकल में, आइए दोस्तों वीडियो में आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 7 दोस्तों, इसमें देखते हैं कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में निम्नलिखित स्पर्धाएं होंगी। जैसे पहला पॉइंट है दौड़।
अधिकतम 50 अंक। दोस्तों आप लोगों का जो दौड़ का प्रतियोगिता करवाया जाएगा, जो इसमें कि आप लोगों का अधिकतम 50 अंक का ये होगा, जिसमें कि सभी कोटि की पुरुषों के लिए 1 मील मतलब कि 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर आप लोगों को दौड़ना होगा। अधिकतम से अधिकतम आप लोगों को 6 मिनट दिया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट हैं इसमें 5 मिनट से कम समय लेते हैं और दौड़ को कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको 50 अंक दिया होगा। और जो भी कैंडिडेट 5 मिनट 40 सेकेंड से अधिक और 6 मिनट के अंदर कर लेते हैं दौड़ कंप्लीट तो उनको 20 अंक निर्धारित किया जाएगा। उसी तरह दोस्तों अगर जो 6 मिनट से अधिक समय लेते हैं जो भी पुरुष अभ्यर्थी तो उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा, उनका नहीं हो पाएगा, उनको रनिंग से बाहर कर दिया जाएगा। उसी तरह दोस्तों आगे देखते हैं कि महिलाओं के से क्या है। महिलाओं के कोटि की महिलाओं के लिए, सभी कोटि की महिलाओं के लिए तो सभी महिलाओं को 1 किलोमीटर का दौड़ आयोजित करवाया जाएगा, जिसके लिए उन लोगों को 5 मिनट का समय दिया जाएगा। तो जो भी महिलाएं 4 मिनट से कम समय के अंदर 1 किलोमीटर की दौड़ को कंप्लीट कर लेती हैं तो उनको 50 अंक देय होगा। और उसी तरह जो भी महिलाएं हैं वो 5 मिनट से अधिक समय ले लेती हैं 1 किलोमीटर की दूरी कंप्लीट करने में तो उन महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। अगला जो फिर आप लोगों का दोस्तों दूसरी जो प्रतियोगिता कराई जाएगी वो होगी गोला फेंक की प्रतियोगिता, जिसमें कि आप लोगों का अधिकतम 25 अंक देय होगा। तो दोस्तों सभी कोटि के पुरुषों के लिए क्या इन लोगों का नियम दिया गया है कि 16 पाउंड का गोला आप लोगों को फेंकना है और 16 फीट की दूरी तक फेंकना होगा मिनिमम। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसमें क्या है। 16 फीट से 17 फीट की दूरी तक आप लोग फेंक पाते हैं तो 9 अंक आप लोगों को निर्धारित किया जाएगा। उसी तरह 20 फीट से ज़्यादा दूरी तक आप लोग फेंक लेते हैं तो 25 अंक अधिकतम आप लोगों को निर्धारित किया जाएगा। और जो भी पुरुष अभ्यर्थी हैं वो 16 फीट से कम दूरी तक गोला फेंक पाते हैं तो उनको असफल घोषित किया जाएगा, उनका सिलेक्शन इसमें नहीं हो पाएगा। उसी तरह दोस्तों सभी कोटि की महिलाओं के लिए क्या क्या नियम है। 12 पाउंड का गोला फेंकना है, न्यूनतम 12 फीट तक की दूरी तक का फेंकना है। तो 12 फीट से 13 फीट की दूरी तक आप लोग फेंकती हैं तो आप लोगों को 9 अंक प्रदान किए जाएंगे। उसी तरह 16 फीट से अधिक की दूरी तक गोला आप लोग फेंक लेती हैं तो 25 अंक अधिकतम देय होगा। उसके बाद 12 फीट से कम फेंकने वाली महिलाओं को असफल घोषित कर दिया जाएगा। फिर दोस्तों अगला पॉइंट जो है वो तीसरा पॉइंट है, ऊंची कूद आप लोग से आयोजित करवाया जाएगा, जिसमें आप लोगों को 25 अंक अधिकतम देय होगा। सभी कोटि के पुरुषों के लिए क्या नियम है। 4 फीट की ऊंची कूद करते हैं आप लोग तो 13 अंक देय होगा। 4 फीट 4 इंच के लिए 17 अंक देय होगा दोस्तों। उसके बाद आप लोगों को जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी पुरुष अभ्यर्थी हैं 4 फीट से अधिक नहीं कूद पाते हैं तो उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए क्या इसमें है नियम, तो उन लोगों को न्यूनतम 3 फीट का ऊंची कूद करना है। तो 3 फीट की ऊंची कूद के जो 13 अंक देय होगा और 3 फीट न कूद पाने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद जो है दोस्तों तृतीय चरण जो आप लोगों का होगा पॉइंट नंबर ग में दिखाया गया है, जिसमें कि आप लोगों का दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा दोस्तों। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, उम्र एवं आरक्षण संबंधी दावों से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन पार्षद द्वारा किया जाएगा। दोस्तों आप लोगों का दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों वीडियो में। पॉइंट नंबर 4 में बताया गया दोस्तों दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे। तो आप लोगों को कौन कौन से प्रमाण पत्र सत्यापन करने के लिए प्रस्तुत करना होगा, तो वैध फोटोयुक्त पहचान प्रमाण पत्र जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र आदि। जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए आपका मैट्रिक का जो मार्कशीट वही काफ़ी है। उसके बाद दोस्तों इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र आप लोगों का होना चाहिए। इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा का अंक पत्र होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए समकक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी आवास प्रमाण पत्र चाहिए। और दोस्तों पिछड़ा वर्ग BC एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, स्थायी आवास प्रमाण पत्र एवं आप लोगों का सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट चाहिए। उसी तरह दोस्तों आप लोगों का जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके लिए अपना स्वतंत्रता सेनानी वाला प्रमाण पत्र होना चाहिए। EWS वाले छात्रों को EWS और ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए अपना प्रमाण पत्र, गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए भी अपने प्रमाण पत्र वो लोग अप्लाई करके बनवा लीजिएगा। और दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में जो आप लोगों का मेधा सूची है।
वो उसमें मेधा सूची में बतलाया गया है कि लिखित परीक्षा मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा के आधार पे आप लोगों का मेधा सूची नहीं तैयार किया जाएगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन के लिए अहर्क होगी। तो दोस्तों ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फॉर्म को फिलअप करिएगा। और जो आप लोगों का अगला पॉइंट है सब, हाँ, आवेदन शुल्क। तो पर 10वां पॉइंट है दोस्तों आप लोग आवेदन शुल्क। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी जो हैं, राज्य के मूल निवासी, सभी वर्ग कोटि की महिला अभ्यर्थी और ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए 180 रुपये का आवेदन पत्र होगा आप लोगों का। और शेष सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 675 रुपया देय होगा। उसके बाद दोस्तों कट ऑफ तिथियों पर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, जो कि पॉइंट नंबर 11 है। पॉइंट नंबर 11 में बताया गया है कि आप लोगों का कट ऑफ तिथि क्या है। तो उम्र सीमा के लिए क्या होना चाहिए, तो न्यूनतम उम्र के लिए दिनांक 1/8/2025 से पहले, मतलब कि 1/8/2025 से आप लोगों का उम्र का गणना किया जाएगा और इसके आधार पर आप लोगों का उम्र का निर्धारण होगा। उसके बाद दोस्तों शैक्षणिक अर्हता के लिए दिनांक 18 अप्रैल 2025 से पहले का सारा आपका प्रमाण पत्र जो होना चाहिए निर्गत होना चाहिए, उससे पहले का होना चाहिए। उसी तरह जातीय एवं निवास प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस छात्रों का प्रमाण पत्र और गृहरक्षक अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र जो है कि 18 अप्रैल 2025 से पहले का होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी के वार्ड के लिए भी प्रमाण पत्र और ट्रांसजेंडर के पहचान प्रमाण पत्र जो होना चाहिए वो 18 अप्रैल 2025 से पहले का होना चाहिए। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है दोस्तों अपना 12वां पॉइंट है। इसमें जो है ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि जो है 18 मार्च 2025 से प्रारंभ की जाएगी और आवेदन की अंतिम तिथि जो होगी 18 अप्रैल 2025 तक निर्धारित की जाती है। और दोस्तों अपना फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, पार्षद की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट को ध्यान में रखते हुए दोस्तों अपना फॉर्म फिलअप करिएगा। और होली की बहुत सारी शुभकामनाएं दोस्तों। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए।